हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, साइंस मॉक टेस्ट का ये 6वां लेक्चर है। इसके पहले आपके 5 लेक्चर हो चुके हैं और मॉक टेस्ट में हम उन्हीं क्वेश्चन को कराते हैं जिनका लेवल थोड़ा अच्छा रहता है, जिसमें थोड़े अच्छे कॉन्सेप्ट लगते हैं। अब तक आपने मैथ वाला मॉक टेस्ट देखा होगा तो आप समझ चुके होंगे। नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैथ मॉक टेस्ट का प्लेलिस्ट आपको प्रॉपर मिल जाएगा। साथ में एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 6 से लेवल 2 तक का जो पेपर हुआ था उसके भी सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। यहाँ टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। आज के पेपर में हम आपको 27 नवंबर 2018 को जो लेवल 1 मतलब होता है ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए साइंस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन देख के आप समझ जाओगे। तो यहाँ पहला ही क्वेश्चन है, एक एलिवेटर 7.5 मीटर प्रति मिनट की गति से खान के रास्ते में नीचे जाता है। यदि यह जमीन से 35 मीटर की ऊंचाई से नीचे आता है और तो इसे उस खान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा जो जमीन से 430 मीटर नीचे है। तो यहाँ पे कहीं भी एलिवेटर में आपको एंगल नहीं दिया है कि ये एंगल बना के जा रहा है, तो अपना दिमाग मत लगाइएगा। जितना कहा गया है बस उतना ही आप करिए। तो यहाँ पे आपको दिया है, इसकी रफ्तार दे रखी है 7.5 मीटर पर मिनट और ज़मीन से इसकी ऊंचाई कितनी है 35 मीटर। तो सबसे पहले आप फिगर बनाइए। फिगर से ही आपका कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, ज़मीन से कितना ऊपर है, 35 मीटर ऊंचाई पे है और ज़मीन से खान कितना गहरा है, 430 मीटर। ये है आपका पूरा खान। यहाँ तक इस एलिवेटर को जाना है। ये एलिवेटर जो है ये पूरा सड़क के यहाँ तक जाएगा। तो टोटल इसका स्पीड दे रखा है कितना आपको, 7.5 मीटर पर मिनट। और आपको मिनट में निकालना है तो कोई भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये है आपकी स्पीड। प्लस आपको टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ज़मीन के ऊपर कितना तय करता है 35 और ज़मीन के नीचे कितना 430। 35 प्लस 430 कितना हो जाएगा, 465 मीटर। आपको निकालना है यहाँ पे कितना टाइम लेगा, तो समय आपको निकालना है। तो समय के लिए आप क्या करोगे, टोटल दूरी कितनी है 465 बटे स्पीड कितनी है 7.5, ये मीटर और ये है मीटर पर मिनट। तो मीटर से मीटर खत्म होगा, जो भी आएगा आपका आंसर मिनट में आएगा। 7.5 से दशमलव हटाओ, 1 जीरो यहाँ पे बढ़ा लो। पहले 5 से काटो 15 बार में, फिर इसके बाद 5 9 45, फिर होगा आपका 3, फिर 1 जीरो बढ़ा लो। फिर 15 से काटोगे 93 को तो 15 छक्का 90, फिर बचेगा 30, 15 दूनी 62। आपका हो गया 62 मिनट में टोटल नीचे पहुंच जाएगा। ऑप्शन 2 आपका 62 मीटर राइट होगा। सिंपल, आपको जितना कहा गया है बस उतना फिगर ड्रा करिए और जो जो कहा है उसको पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख के आप नहीं कह सकते हो ग्रुप डी का पेपर है, लेकिन अब क्वेश्चन आया तो क्या करोगे, आपको करना ही पड़ेगा। एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुनें। एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प आपको चुनना है। तो एल्डिहाइड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है। जैसे एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है इस ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर COH ये। और वहीं बात करें कीटोन ग्रुप का, तो कीटोन ग्रुप में क्या होता है CO। और यहाँ पे आपको दे रखा है OH 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 OH, सब क्या है एल्डिहाइड वाले ग्रुप हैं आपके। देखिए OH है एल्डिहाइड वाला ग्रुप, तो चारों तो एल्डिहाइड वाले ग्रुप हैं। अब यहाँ पे किसी का केमिकल फार्मूला गलत लिखा है। प्रोपेनाइल क्या है C2H5COH, ये सही है। ब्यूटेनाइल C3H7COH, ये भी सही है। इथेनॉल क्या है CH3COH, ये भी सही है। मिथेनॉल का केमिकल फार्मूला यहाँ पे गलत लिखा है। मिथेनॉल का केमिकल फार्मूला होता है CH3OH। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है CHHO और H, ये इलेक्ट्रॉन का शेयर इस तरह होता है। ठीक, ये हो गया आपका क्या मिथेनॉल। मिथेनॉल का ये फार्मूला होता है CH3OH। और ये जो दिया है फार्मूला CH2COH, ये होता है आपका हाइड्रोक्सी मेथाइल का ये फार्मूला क्या होता है CH2COH। तो ये जो फार्मूला दिया है ये मिथेनॉल का ना होके किसका है, हाइड्रोक्सी मेथाइल का। हाइड्रोक्सी मेथाइल का फार्मूला होता है CH2COH। और मिथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, मिथाइल एल्कोहल। मिथेनॉल को ही कहा जाता है मिथाइल एल्कोहल। तो इसका फार्मूला होता है CH3OH।
ये होता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप का, ये भी है OH यहाँ भी लगा है एल्डिहाइड। तो आपको काफ़ी ये डीप से क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है। इनमें किसकी उपस्थिति के कारण सूर्य और तारे चमकते हैं? सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, लेकिन आपको पूछा है किसके कारण ये चमकते हैं। तो सूर्य के अंदर देखिए, सूर्य के अंदर तापमान क्या होता है, टेम्परेचर होता है बहुत हाई। जो भी इसके अंदर पार्टिकल होते हैं, जितने भी कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा तापमान पे कुछ कणों का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से मुक्त हो जाते हैं। तो जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे 7 से 8 आपके कण हैं, इसमें से कम 3 से 4 कणों के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, मुक्त हो गए। अब जिनके भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे वहाँ पे निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो ये सब क्या हो जाते हैं, आयन हो जाते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन सब आपस में मिल के क्या बनाते हैं, ये गैस किस रूप में हो जाते हैं, ये हो जाते हैं प्लाज्मा के रूप में। तो प्लाज्मा जो ये रूप होता है, ये आपके सूर्य और क्या, सूर्य और जितने भी तारे होते हैं, तारा और सूर्य सब तो एक ही है, बस हमने नामकरण कर दिया है। वो हमारे पृथ्वी से पास है, वो पृथ्वी का हमारे ऊर्जा प्रदान करता है, तो हमने उस तारे को नाम रख रहा है सूर्य। बाकी सूर्य और तारा क्या है, एक ही चीज़ है। तो इनके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा, और ये प्लाज्मा की उपस्थिति में ही क्या होते हैं, चमकते हैं। इसी के बेस पे एक नियॉन बल्ब, एक नियॉन बल्ब जो होता है, इसके अंदर भी जो गैस भरा होता है, उसके अंदर विद्युत प्रवाह करके इन गैसों को ऐसे ही तोड़ा जाता है। इन गैस में से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और फिर वो जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ पे एक आयन बन जाएगा। तो एक आयन और इलेक्ट्रॉन, इस टाइप का जो भी मिश्रण होता है, ये प्लाज्मा बनाता है। तो नियॉन बल्ब भी इसी प्रिंसिपल पे मेरा काम करता है। नियॉन बल्ब जो होता है वो भी हमारे प्लाज्मा वाले स्ट्रक्चर पे ही काम करता है, जिससे ये प्रकाश देता है। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन न्यूलैंड के ऑक्टेव का उदाहरण है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए न्यूलैंड का ऑक्टेव सिद्धांत क्या था। तो न्यूलैंड ने आपका देखिए, जो भी परमाणु सिद्धांत बना है उसमें कई वैज्ञानिकों का हाथ रहा है, तब जाके आपको एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिली है। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था न्यूलैंड ने, ऑक्टेव सिद्धांत। ऑक्टेव से ही समझ में आ रहा है 8। इन्होंने कहा था जो भी एलिमेंट है वो हर 8वें एलिमेंट अपने पहले वाले एलिमेंट के साथ समान गुण रखेगा, एक समान गुण रखता है। तो इन्होंने ही दिया था एक ऑक्टेव मॉडल। तो यहाँ पे देखते हैं लिथियम, लिथियम का कितना होता है आपका 3, और सोडियम का कितना होता है 11। 11 में से 3 घटाओगे कितना हो जाएगा 8। तो लिथियम, और लिथियम के बाद जो 8वां तत्व कौन सा होता है, सोडियम। तो इन्होंने ऑक्टेव मॉडल दिया था। तो लिथियम के बाद सोडियम क्या है, सेम गुण धर्म अपनाएगा। तो 3 से 11, यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाकी आप चेक करोगे, जैसे बोरान का होता है 5, सोडियम का होता है 11, इसके बाद ये 8वां एलिमेंट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरह से कैल्शियम, नाइट्रोजन है, कार्बन है, पोटेशियम है, कार्बन का हो गया 6, पोटेशियम का हो गया 19, ये भी इसके बाद 8वां तत्व नहीं है। ऑक्टेव मॉडल से ही समझ जाओ, एक कोई भी तत्व है उसके बाद जो 8वां तत्व आएगा वो समान गुणधर्म अपनाएगा। तो लिथियम 3 है और सोडियम 11 है, तो लिथियम के बाद 8वां तत्व कौन सा आएगा, सोडियम। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो गया। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये दिया है जाइलम ऊतक कितने प्रकार के तत्व बनाते हैं। जाइलम जो ऊतक हैं वो आपके 4 प्रकार के तत्व बनाते हैं। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह भी आपका बायोलॉजी से है। डॉक्टरों द्वारा रोगी के विभिन्न अंगों जैसे यकृति, लीवर, पित्त, मूत्राशय, गर्भाशय इत्यादि की छवि दिखाने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीकी को क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनोग्राफी। ये होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। इसके तहत ये आपके लीवर, पित्त, मूत्राशय, गर्भाशय आदि का हम छवि बनाते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब हम एक बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? जो भी एक बल्ब होता है, ये बल्ब है, इसके अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है। ठीक, इसी टाइप की तो स्ट्रक्चर होती है बल्ब की। थोड़ा और अच्छा बना लीजिए। यहाँ से हम सप्लाई देते हैं, इस फिलामेंट से क्या होता है, करंट पास होता है। इसमें से क्या होगा, करंट पास होगा। करंट जब पास होगा तो ये क्या करेगा, हीट को प्रोड्यूस करेगा कुछ समय के लिए। अगर आपका करंट पास होता है I²R, हीट आपका क्या होता है, प्रोड्यूस होगा।
तो ये जो फिलामेंट का तार होता है काफ़ी पतला होता है, और जितनी पतली तार लोगे उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, रजिस्टेंस होगा। तो रजिस्टेंस का मान बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न करेगा, और हीट उत्पन्न करने से क्या होता है, आसपास जो सराउंडिंग होते हैं इसके अंदर अगर आपको प्रकाश चाहिए तो प्रकाश, आपने सुना होगा एक फोटान का नाम। फोटान आप सबको पता है, फोटान क्या होती है? जो भी प्रकाश किरण होती है, जो भी सूर्य से आपके पृथ्वी पे आती है, वो फोटान के पैकेट में ही आती है। फोटान से ही आपको दिखता है ये प्रकाश, फोटान के रूप में ही फोटान चमकने वाला है। तो ये तब तक गर्म होता है जब तक कि आसपास फोटान उत्पन्न न हो जाए। तो जैसे ही फिलामेंट धीरे धीरे फोटान को उत्पन्न करता है, तो जैसे पुराने जितने भी 100 वाट वाले बल्ब होंगे, अगर आप जैसे ही चलाते होगे तो धीरे धीरे आपको दिखता होगा ये लाल होता होगा, लाल से फिर इसके बाद धीरे धीरे आपका बल्ब क्या होता है, ग्लो होता है। तो जैसे ही ये गर्म होता है वैसे वैसे फोटान को क्या होता है, उत्सर्जित करेगा। तो जैसे फोटान को उत्सर्जित करेगा आपको प्रकाश मिलने लगेगा। तो अब चलते हैं, स्टेटमेंट क्या दिया है, इसके अंदर एक फिलामेंट या तार गर्म हो जाता है और चमकता है। तो यही तो दिया था, हमने बताया आपको, ये फिलामेंट होता है, ये होता है बल्ब। बल्ब के अंदर का ये फिलामेंट है, इसी को कहो तार या फिलामेंट कहो। स्टैंडर्ड भाषा है इसका फिलामेंट, बाकी तार कह सकते हो। यही होगा गर्म, और गर्म होने पे क्या करता है, आसपास ये क्या करता है, फोटान को उत्पन्न करेगा। फोटान उत्पन्न होगा तो ही आपको ऊर्जा दिखेगी, बिना फोटान उत्पन्न हुए आपको ऊर्जा नहीं दिखेगी। जैसे हीटर होता है, हीटर का तार आपका क्या हो गया, गर्म हो गया, तार वो भी गर्म होता है लेकिन वो लाल होता है। अगर लाइट चली गई, हीटर जला दोगे तो सोचोगे कि मेरा रूम रोशनी करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बल्ब के अंदर फिलामेंट डाल के आसपास वहाँ पे क्या करना पड़ता है, फोटान को प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो आपको क्या दिखता है, ऊर्जा दिखता है। तो पूरा हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको, इसके अंदर फिलामेंट या तार गर्म हो जाता है और चमकता है। ये ऑप्शन 2 क्या था, फिलामेंट सक्रिय हो जाता है और चमकता है, ये गलत है। इसके अंदर तार जलता है, गलत है। तार गर्म होके क्या करता है, फोटान प्रोड्यूस। इसके अंदर फिलामेंट या तार पीली लौ के साथ जलता है, बिल्कुल गलत है। फोटान को प्रोड्यूस करेगा गर्म करके, सराउंडिंग में जितने भी हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एसआई यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे भाई कई में। कार्य का एसआई यूनिट क्या है? कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। कार्य क्या होता है, कार्य का फार्मूला से भी क्वेश्चन आता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। इससे क्वेश्चन आपको आता है तो ये फार्मूले को आप ध्यान रखिएगा। विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है आपका कार्य। जहाँ विस्थापन 0 है, आप चाहे जितना भी बल लगा लो, आपका कार्य क्या है, 0। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पास्कल है आपका दाब का। न्यूटन क्या होता है, ये फोर्स का होता है, और फोर्स का फार्मूला है m/a। इससे भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। वहीं बात करें वाट, वाट क्या होती है, शक्ति का एसआई यूनिट है। शक्ति का एसआई यूनिट क्या है, वाट है। जूल कार्य में अगर आप समय का भाग दोगे तो क्या निकलेगा, आपका शक्ति निकल जाता है। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, BTU का माप होता है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए BTU होता क्या है, ये कौन सा प्राणी है। BTU क्या है, ये होता है आपका ब्रिटिश, ये होता है आपका थर्मल, और ये होता है यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होता है, BTU, इसका फुल फॉर्म। तो अगर आप देखोगे थर्मल, थर्मल का मतलब क्या है, ताप। तो ये गर्म तत्व से ही रिलेटेड है। अब इसके बाद थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी आपको देते हैं। जो BTU होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है, वो क्या होता है, 1 पाउंड पानी जो होता है, 1 पाउंड पानी को कितने, 1 फ़ारेनहाइट तक गर्म करने में जितनी हमें उष्मा लगती है, उसको हम कहते हैं एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इंडिया में हम क्या यूज करते हैं, कैलोरी। तो 1 BTU बराबर कितना होता है, 252 कैलोरी। तो ये भी सब एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर BTU से क्वेश्चन आ गया, 1 BTU में कितने कैलोरी, 252। और BTU होता क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होता है, 1 पाउंड पानी को गर्म करने के लिए, जैसे ब्रिटिशर्स हैं वो पाउंड का यूज करते हैं। 1 पाउंड पानी को 1 फ़ारेनहाइट तक गर्म करने के लिए जो भी आपको उष्मा की आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट किसके बराबर होता है, 252 कैलोरी। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन ऊतकों में धारीदार छोटी और शाखाओं वाली कोशिकाएं होती हैं जो अंतर्विष्ट पट्टियों द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं? तो यहाँ पे दिया है आपका हृदय पेशी ऊतक। हृदय पेशी ऊतक हैं, ये होती हैं अंतर्विष्टि पट्टियों
द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। तो ये भाई बायोलॉजी का क्वेश्चन है, उतना ज़्यादा हम एक्सप्लेन इसको नहीं कर पाएंगे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये आपको देख के थोड़ा सा डर लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे, देखिए कोई कोई क्वेश्चन तो टफ आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो भी आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपको कौन सा टर्म दे रखा है, विस्थापन। अगर पहला वाला इक्वेशन देखोगे, कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल के क्या बना रहे हैं, CO2। क्या इन दोनों में से कुछ विस्थापित हुआ है, नहीं हुआ है। विस्थापन का मतलब है अगर कोई एक एलिमेंट है और एक दूसरा एलिमेंट है, इस एलिमेंट में कोई एक ऐसा पदार्थ है जिसे हमें चाहिए, तो हम उसमें से दूसरा एलिमेंट मिलाते हैं, और जैसे ही इसमें A+B दोनों है, और यहाँ पे है आपका एक C है, A, और आपको क्या चाहिए, B चाहिए। आपके देखिए A+B है और आपको चाहिए B, और एक दूसरे वाला एलिमेंट क्या है, C। आपके पहले एलिमेंट में A+B है, तो हम एक ऐसा एलिमेंट बनाएं जो कि A के साथ A और C दोनों आपस में जुड़ जाएं और B हमारा अलग हो जाए। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन क्रिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेकंड वाले इक्वेशन में, यहाँ पे पहले क्या है, आयरन है, फिर यहाँ है कॉपर, फिर कॉपर के साथ SO4 है। हमें क्या चाहिए, कॉपर चाहिए। कॉपर आप कैसे निकालोगे, देखो अगर दोनों को मिला दोगे जैसे ही, तो ये आयरन के साथ अभिक्रिया कर जाएगा, SO4 बनाएगा प्लस कॉपर को मुक्त कर देगा, तो कॉपर हमें यहाँ से मिल गया। कॉपर यहाँ पे हमें मिल रहा है, यही क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया। बाकी इसका देखोगे ये तो खुद ही टूट टूट के अलग अलग हो रहा है, FeSO4 FeO3 SO2 SO3 में टूट रहा है, बाकी CaO H2O, तो ये क्या हो रहा है, ये जुड़ रहा है, तो ये संलयन हो रहा है। तो कौन सी क्रिया है, विस्थापन क्रिया। ऑप्शन 2 आपके राइट हो जाएगा, FeCuSO4 FeSO4 और कॉपर आपका विस्थापित हो जा रहा है। तो यही हमको चाहिए था, यही हमको विस्थापन में प्राप्त हो रहा है। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसको लगता है हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, वीडियो को पॉज करिए और खुद से एक बार ट्राई करिए, फिर वरना हम तो सोल्यूशन करा ही रहे हैं। क्वेश्चन है, 5 kg वाले द्रव्यमान की एक वस्तु का संवेग आपको दे रखा है 10 kg/m/s। जब इस पर 10 सेकंड के लिए 0.1 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो गतिज ऊर्जा देखिए, इसमें 2 केस आपको दिया है, दोनों केस को देखते हैं। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होता है, तो उसको हम के से दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले K1 निकालने के लिए हाफ m/v चाहिए। m यहाँ पे कांस्टेंट है, द्रव्यमान कांस्टेंट है, पहले केस में v1 कितना है, v1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या दिया है, आपको संवेग दिया है। संवेग आप सबको पता है, p1 बराबर क्या होता है, m/v। m कांस्टेंट है, v1। तो यहाँ पे संवेग कितना है, 10। m यहाँ पे कितना है आपका 5, और v1 यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2 मीटर/सेकेंड। ठीक, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, हाफ इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ये हो जाएगा आपका 10 जूल। तो पहले केस में आपका काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, 10 जूल, और पूछा है गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन। तो सेकंड केस अब जब अप्लाई कर रहे हैं उस पर फोर्स, उसके बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसको हम फाइंड करते हैं। फिर दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या होता है, परिवर्तन। दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही होगा परिवर्तन। तो सेकंड केस में अब उसका कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, इस पे 10 सेकंड के लिए 10.1 न्यूटन का बल लगाया गया है। न्यूटन का सेकंड नियम क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम। तो उस पर क्या कहा गया है, जो किसी भी निकाय पर लगाया गया फोर्स, उसके संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन एक निश्चित समयावधि में जो होती है, उसी के अनुपात को क्या कहते हैं, उसका बल कहते हैं। न्यूटन का सेकंड नियम है, सिंपल। और यहाँ पे देखिए परिवर्तन क्या होता है, P2 माइनस P1। P1 कितना दिया है आपका, P1 है आपका 10 kg/m/s। ये हो जाएगा आपका 10। समय कितना लग रहा है यहाँ पे 10, ये दोनों ब्रैकेट में है, बटे 10। और आपका फोर्स कितना लग रहा है, 0.1 न्यूटन का। तो यहाँ से आपका P2 का मान कितना आ जाएगा, अब इसको सॉल्व करोगे, 10 से करोगे गुणा, 0.1 में 1 हो जाएगा, और ये 10 इधर जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1 + 10 कितना हो जाएगा, 11।
11 kg मीटर सेकेंड आपका क्या आ गया P2। अब हमको क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको क्या चाहिए, m तो हमारा कांस्टेंट है लेकिन V2 चाहिए। तो फिर अब यहाँ पे भी लिखते हैं, यहाँ पे m इंटू V1 था, अब इसको क्या लिखोगे m इंटू V2। तो यहाँ से V2 कितना आ जाएगा, यहाँ से V2 आएगा 11 बटे m की वैल्यू कितनी दी है 5 kg 5। आपका सेकेंड केस में V2 आ गया। अब सेकेंड केस में काइनेटिक एनर्जी निकालिए, हाफ m V2 का स्क्वायर, हाफ m V2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे K2 कितना हो जाएगा, हाफ m कितना है 5 और V2 कितना आया है 11 बटे 5 का होल स्क्वायर। अब जब इसको काटोगे तो ये 1 5 से तो 1 5 खत्म होगा, बचेगा नीचे 5, 2 गुणित 5 कितना हो जाएगा 10, और ऊपर 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 बटे 10 कितना हो जाएगा 12.1 जूल। आपको पूछा था गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा, K1 कितना है 10 जूल, अब मेरा कितना हो गया K2 12.1 जूल। तो परिवर्तन, अब इसको हम साफ करते हैं। देखिए K2 आपका आया है कितना 12.1 जूल और K1 मेरा आया था 10 जूल। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा, K2 माइनस K1 बराबर हो जाएगा 12.1 जूल माइनस 10 जूल। कितने का परिवर्तन हुआ है 2.1 जूल का। ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर आपको नहीं समझ में आया हो, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं, दोबारा से वीडियो को सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको सॉल्व भी कराया है। ऑप्शन 2 अगर आप देखोगे 2.1 जूल जो है आपका राइट होगा। यहाँ पे न्यूटन का सेकेंड नियम आपको हम बताए हैं, जो फोर्स है, देखिए इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। F बराबर क्या होता है ma, m को क्या लिखते हैं, a को क्या लिखोगे, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण होता है। m इंटू वी को क्या लिखोगे, p, परिवर्तन है डेल्टा p, और यहाँ भी क्या है समावधि, यही तो हमने लिखा था, यही तो न्यूटन ने कहा था सेकंड नियम। तो सारे फार्मूला इसमें क्या होते हैं सेम, केमिस्ट्री नहीं है कि यहाँ पे अपवाद होगा, सब फार्मूला एक से रिलेटेड हैं दूसरे। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी केमिस्ट्री का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 6p ऑर्बिट का n+1 मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हमको ये फाइंड करना पड़ेगा n, तो n क्या होता है, ये होता है n माइनस आई माइनस 1। आई आपका क्या होता है, जो मेन ऑर्बिट होते हैं उनके नंबरिंग क्या होते हैं। जैसे आपका ऑर्बिट क्या होता है s, फिर p, फिर ये वाला d, 2 8 18 32, वो उस तरह चलता है। एस में कितने होते हैं 2, पी में मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, डी में कितने होते हैं 10। तो एस का यहाँ पे नंबर क्या होता है 0, पी का यहाँ पे नंबर क्या होता है 1, डी का नंबर क्या होता है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखोगे 6p, पी का नंबर क्या हो जाएगा 1, तो आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1। एन जो होता है मेन, इस समय कौन से ऑर्बिट की बात चल रही है, मेन ऑर्बिट इस समय कौन सी है वो दिखाएगा स्मॉल एन। जैसे 3D10 है, 3D10 है, D तो है लेकिन वो इस समय किस ऑर्बिट में है 3D10 में है। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ पे क्या दिया है 6p, p तो है, p का नंबर क्या है i 1, लेकिन किस में है 6p, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो यहाँ पे रखते हैं n बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल n माइनस आई माइनस 1। n क्या है 6, आई क्या है p, s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है। तो p के लिए i का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 1, कितना हो जाएगा आपका 4। आपसे पूछा क्या है n+1 का मूल, n+1 कितना हो जाएगा 4+1 कितना हो जाएगा आपका 5। एक मिनट, यह ऑप्शन आपका गलत भी दिया है लग रहा है। n+i का मूल्य क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन में डाउट है, ये 7 दिया है। एक मिनट, इसको हम देख ही लेते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके, यहाँ पे कितना दिया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना दिया है 6p के लिए आपका है 6, और i का मान है यहाँ पे आपका 1। तो n माइनस आई माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 6 माइनस 1 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 4। तो n+1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 5। वहाँ पे आंसर ही उसने गलत दिया है रेलवे ने। सो इसका आंसर आपका 5 ही होगा, ये ऑप्शन आपका गलत दिया है। ऑप्शन 2
5 इसका राइट आंसर होगा। n की वैल्यू यहाँ पे आएगी 4 और n+1 कितना हो जाएगा आपका 5। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो देखिए एसिड के साथ अभिक्रिया कौन सा पदार्थ नहीं करता है, वो है आपका गोल्ड। गोल्ड की प्रॉपर्टी अच्छी है, ये सिर्फ चमकता है इसलिए महंगा नहीं मिलता है। गोल्ड के अंदर प्रॉपर्टी भी होती है ये केमिकल के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, तभी इसमें कोई जंग नहीं लगता है। लेकिन ये हाइड्रोजन के साथ आपका रिएक्शन करता है और काफ़ी कम मात्रा में करेगा। वैसे ही गोल्ड हो गया आपका, और इसकी तन्यता काफ़ी अच्छी होती है। जैसे 1 ग्राम गोल्ड है आपके पास, 1 ग्राम गोल्ड को अगर आप खींच के बनाओगे लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाओगे, लेकिन ये कहीं से बीच में ब्रेक नहीं होता है। तो इसकी तो पहले अम्ल के साथ अभिक्रिया भी नहीं होती है, इसलिए इसमें कोई जंग नहीं लगता है, और प्लस इसकी तन्यता भी काफ़ी अच्छी होती है। तो गोल्ड के अंदर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए इसका दाम भी आपको महंगा मिलता है। और वहीं बात करें गोल्ड के बाद ये सिल्वर भी आपका क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है, लेकिन सबसे कम ये कौन सा होता है, गोल्ड। फिर उसके बाद नंबर आता है सिल्वर का, फिर आपका कॉपर का आएगा। तो सबसे कम अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा वो कौन सा है, गोल्ड। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।